नमस्कार साथियों आज का वीडियो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस पर आधारित है। जी हाँ, अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी या दिल्ली पुलिस कोई भी एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते चलिए और अपनी तैयारी को चेक करते चलिए कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो होने वाला है, ठीक है, उसकी तैयारी आपकी कैसे चल रही है। क्वेश्चन करने के बाद आराम से आप अपना इवेलुएट कर सकते हैं कि तैयारी हमारी कैसी है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, अक्सर आपसे जो है भारत के में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जजों का कार्यकाल कितना होता है वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसमें जजों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 9 वर्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, वो 9 ईयर होता है, 9 वर्ष होता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ये हेग में है। ये कहाँ है, नीदरलैंड में है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी, 1945 में हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 जज होते हैं जिन्हें यूएन महासभा और सुरक्षा परिषद 9 साल के लिए चुनते हैं। ठीक है, यह यूएन चार्टर के तहत काम करता है। सभी यूएन सदस्य देश इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, यह एक औपचारिक अदालत है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर बाध्यकारी फैसले देती है। ठीक है, मतलब मानना पड़ेगा। सिर्फ देश ही इसमें अपने मामले दायर कर सकते हैं। कोई अगर हम चाहें दायर कर दे तो नहीं कर सकते। कौन दायर कर सकता है ऐसे मामले, केवल देश ही इसमें मामले दायर कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा दिल्ली की, जो कि देश की राजधानी है, देश का दिल है दिल्ली। ठीक है, वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेखा गुप्ता। भाजपा की है। हाँ, भाजपा शासित मुख्यमंत्री, भाजपा शासित जो है राज्य की, केंद्र शासित राज्य की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। ठीक है, अच्छा बात करते हैं दिल्ली की। अगर हम बात किए डिटेल में थोड़ा आगे चला जाए जो है, तो ब्रह्म प्रकाश जो है दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कांग्रेस की शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। टोटल 3 बार, 3 बार उन्होंने शपथ ली है। कितनी बार, 3 बार। ठीक है, उन्होंने कुल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले जो है बीजेपी की सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी की आदर्शी मर्सेला दिल्ली की सीएम पद संभाल चुकी हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब आईएसएस कितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 90 मिनट। जी हाँ, आईएसएस जो है, आईएसएस मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, यह स्टेशन है मिनिमम 330 किलोमीटर और मैक्सिमम 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आईएसएस की कंट्रोल यूनिट को 1998 में रूसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 2 नवंबर 2000 को पहली बार प्रयोग के मकसद से एस्ट्रोनॉट यहां रहने पहुंचे। 2011 में यह बनकर तैयार हो गया। इसमें एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। यह पृथ्वी के चारों ओर 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। यह 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, 2 सितंबर 2017 को पैसगी विटसन ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक ठहरने का रिकॉर्ड बनाया। वे 665 दिन तक आईएसएस पर रहे। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिहाज से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो जान लीजिए कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे और आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। ठीक है, 8 जून को जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2023। जी हाँ, 2023।
चंद्रयान 3 नहीं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, तीनों की बात हम करेंगे तो बात कंप्लीट होगी, आंसर कंप्लीट होगा। फिलहाल बात करते हैं चंद्रयान 3 की। भारत ने चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 को 3:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। 22 दिन बाद 5 अगस्त को यह चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा था। चंद्रयान 3 ने लॉन्च होने के 41वें दिन मतलब 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की। इसी के साथ भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतरा 26 अगस्त 2023 को उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। ठीक है। चंद्रयान 1 की अगर बात करें तो 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई जिसमें चांद पर पानी के बारे में पता चला। ठीक है। फिर 2019 में चंद्रयान 2 को चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि पायरुविक अम्ल का सूत्र क्या है। पायरुविक अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल अगर आपने पढ़ा होगा तो पायरुविक अम्ल का जिक्र वहां पे आता है। तो पायरुविक अम्ल का जो सूत्र होता है वो है C3H4O3, C3H4O3, 343। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। देखिए, पायरुविक एसिड का अर्थ 3 कार्बन एसिड मतलब C3H4O3 है, जो कार्बोहाइड्रेट चयापचय में विशेष रूप से ग्लाइकोलिसिस के दौरान निर्मित एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती उत्पाद है। श्वसन में पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र ग्लाइकोलिसिस की तरह एक जैव रासायनिक मार्ग है जिसका उपयोग सेलुलर श्वसन में उच्च ऊर्जा यौगिक बनाने के लिए किया जाता है। पायरुविक ऑक्सीकरण जो है क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। क्रेब्स चक्र कब होता है? श्वसन में होता है। पायरुविक अम्ल व्युत्पन्नों का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिकांश ऊर्जा एटीपी में पूर्ण विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि कुमुदनी लखिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कथक। जी हाँ, कुमुदनी लखिया का संबंध कथक नृत्य से था। 1967 में भारतीय नृत्य और संगीत के एक संस्थान कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की। 1967 में उन्होंने एक संस्थान जिसका नाम है कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, इसकी स्थापना की। कुमुदनी लखिया को 1987 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण और 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई। की पॉइंट आपको जो भी बताए जाते हैं इसको राइट डाउन करते जाना है, नोट करते जाना है, दिमाग में बैठाते जाना है। ठीक है मेरे भाई, तभी सफलता हासिल होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर आंदोलन में शामिल रही साध्वी धमरा को सामाजिक कार्य के लिए कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्म भूषण। ठीक है, 2025 में जो पुरस्कार प्रदान किया गया है उसमें साध्वी धमरा को भी पद्म भूषण प्रदान किया गया है। ठीक है। 2025 की बात किया जाए, 2025 में 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 7 में पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार इस बार दिए गए। 2 चरणों में पुरस्कार दिया गया। इस बार का जो प्रोग्राम था कुछ खास था क्योंकि जो परंपरा चली आ रही है 120 से ज्यादा पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की जाती है, लेकिन इस बार 120 से ज्यादा 139 से हस्तियों को पद्म पुरस्कार बांटे गए। अगला प्रश्न है कि माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। माई स्टोरी जो है ये ऑप्शन नंबर बी, कमला दास। जी हाँ, कमला दास की आत्मकथा है माई स्टोरी, मेरी कहानी। ठीक है। यह पुस्तक भारतीय लेखिका कमला दास, जिन्हें कमला सुरैया, माधवी कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा लिखी गई है। 2009 में उन्हें अपनी लघु कहानी एवे मारिया के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 3, आर्टिकल नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 2 जो है ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 3 जो है ये नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 1 की अगर बात करें तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 कहता है।
अगला प्रश्न है कि किराना घराना की स्थापना किसने की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, करीम खां। जी हाँ, करीम खां ने किराना घराने की स्थापना की। किराना घराने की स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खां और उनके मामूजाद भाई उस्ताद अब्दुल वहीद खान ने की थी। किराना घराने का नाम किराना घराना क्यों पड़ा, अक्सर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, किराना घराने का नाम कैराना एक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से लिया गया है, उसी के आधार पर इसका नाम किराना घराना पड़ा है। ठीक है, कैराना उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि आंतरिक कान का कौन सा हिस्सा आंतरिक दबाव को विद्युत संकेतों में बदलता है। साइंस का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोक्लिया। जी हाँ, कोक्लिया जो है हमारे कान में जो भी आवाजें जाती हैं, जो भी दबाव पड़ता है, उनको क्या करता है, विद्युत संकेतों में बदलता है, फिर दिमाग उसको सुनता है। देखिए, कोक्लिया के अंदर हेयर सेल्स पाए जाते हैं, मतलब बाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक प्रकार की विशेष कोशिकाएं होती हैं जो दबाव में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करती हैं और उन्हें विद्युत आवेगों में बदल देती हैं। ये आवेग फिर श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें ध्वनि के रूप में व्याख्या किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुरी की रथ यात्रा किस महीने में निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ मास। ज्येष्ठ मास लगभग खत्म होने वाला है, आषाढ़ मास आने वाला है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, इसको राजा अनंत बर्मन चोडगंग देव ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, ये पूर्वी गंग वंश के शासक थे और उड़ीसा क्षेत्र मतलब तत्कालीन कलिंग पर शासन करते थे। पुरी की रथ यात्रा आषाढ़ की द्वितीया तिथि यानी जून जुलाई में निकाली जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जो कि उनकी मौसी का घर है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है 156 ग्राम। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको एक्चुअल में बता देते हैं। देखिए, क्रिकेट की गेंद का वजन जो होता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में होता है। ये पुरुषों के लिए लागू है। महिलाओं की अगर बात करें 140 से लेकर के 151 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है ना भाई, तो ये आंकड़ों की कलाबाजी है, थोड़ा इसको ध्यान रखना है आपको। पहला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पहला खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया, करंट का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब बात इतने से कंप्लीट नहीं होती है, जीता किसने ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, पहला खो खो विश्व कप 2025 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ। इस विश्व कप में 6 महाद्वीपों के 23 देशों ने भाग लिया, जिसमें 20 पुरुष और 19 महिला टीमों ने प्रतिस्पर्धा की। भारतीय पुरुष और भारतीय महिला टीमों ने फाइनल में नेपाल को हरा करके दोनों खिताब जीते। मतलब पहला जो खो खो विश्व कप था, पहला खो खो विश्व कप के दोनों खिताब मतलब महिला और पुरुष दोनों को किसने जीता है, भारत ने जीता है, नेपाल को हरा करके। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा। ट्रैक एंड फील्ड की फेमस खिलाड़ी पीटी उषा। ठीक है, इनको पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है या उड़न परी के नाम से भी इनको जाना जाता है। आयु के 95 साल के इतिहास में वह अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन और पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, एमपी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव। ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। मध्य प्रदेश में खजुराहो पड़ता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह पुरस्कार 1980 में स्थापित किया गया था और हर साल शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और देश कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास। ठीक है, दास जो है मतलब शक्तिकांत दास
क्या है? गुजरात कैडर के जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं पीके मिश्रा के अतिरिक्त प्रधान सचिव होंगे, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। मतलब जो प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के, जो पहले सचिव प्रधानमंत्री के हैं, वो हैं कौन? वो हैं गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा दास, सेकंड लेवल के हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, विधानसभा पहली यहाँ की बनी है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, प्रश्नों की भाषा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अगर नागालैंड की अगर बात की जाए तो नागालैंड भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा को पेपरलेस किया है। ठीक है, नागालैंड विधानसभा ने पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी VA कार्यक्रम लागू किया है, जिससे सदस्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जहां अनुवाद सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और रीजन में अनुवाद अभ्यास की देखरेख की। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न साइंस का है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज दिशा में चल रही है, क्षैतिज दिशा में चल रही है। ठीक है, वस्तु की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? मतलब 5 से आपको चाल कितनी करनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड करनी है। कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब कितनी गतिज ऊर्जा अप्लाई करनी पड़ेगी? ठीक है, तो आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, के इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम भी स्क्वायर। तो एम आपको कितना दिया हुआ है? 5 आपको दिया हुआ है, एम 5 है, भी आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 50 25 हो गया। ठीक है, इसको अगर आप कट करेंगे तो 2.5 आएगा। 2.5 को अगर आप 2.5 को अगर 25 में आप गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 25 गुना 50 मतलब 62.5 मिलेगा आपको। ठीक है, अब आपको कितना करना है? 10 करना है। फिर से आप हाफ एम भी स्क्वायर लगाएंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 10, मतलब एम की वैल्यू तो कितनी? एम की वैल्यू 5 है और भी की वैल्यू 10, मतलब 10 दहम्मा 100 हो गया ना। और एम कितना है? 5 है। ठीक है, तो इसको अगर 2 से अगर आप काटेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। 50 का अगर आप 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 250 आएगा। कितना आएगा? 250। ठीक है, तो 250 में से अगर आप 62.5 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है, 187.5 इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, 187.5 जो है इसका राइट आंसर। 250 में से आप क्या करिए? 62.5 को माइनस कर दीजिए तो आपको 187.5 पे आंसर मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। मेरे ख्याल से बात अब समझ में आ गई होगी। ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समित ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, इसको तो आपको रट लेना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मतलब 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समित ने। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। क्यों किया गया था? ताकि मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता और अनिवार्यता पर सिफारिशें दी जा सके जो आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी। 42वां जो संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मतलब 8 को हटा करके 2 और जोड़ दिया गया, मतलब कुल 10 कर दिए गए। ठीक है, बाद में फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, उसके द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है। क्या है? निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को। ठीक है, इस तरह से वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है कुल कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ठीक है भाई, तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, प्रश्नों का लेवल अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने का भाई मेरे कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, केवल एक मोटिवेशन आप हमको दे देते हैं। मोटिवेशन अगर आप करेंगे तो और अच्छी चीज आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन को आप ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।